Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक के लेखन और विचारों पर बातचीत करेंगे। जब मैं इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक के रूप में इंगित कर रहा हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वर्तमान समय में अगर हम उदारवादी चिंतन की धारा को देखें तो इस पर इनका काफ़ी प्रभाव है। आज हम इमैनुअल कांट की बात करेंगे। कांट वही राजनीतिक दार्शनिक हैं जिसके लेखन से प्रेरणा ग्रहण करने का दावा जॉन रॉल्स और नॉजिक दोनों करते हैं। जहां जॉन रॉल्स इसके माध्यम से एक ऐसी दिशा में अपने सिद्धांतिकरण को ले जाते हैं जो कि एक तरीके से समतावाद की बात करती है, इगैलिटेरियनिज्म की बात करती है। वहीं रॉबर्ट नॉजिक इसके माध्यम से स्वतंत्रतावाद या लिबर्टेरियनिज्म का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांट ने इन दोनों ही राजनीतिक दार्शनिकों को प्रभावित किया। इमैनुअल कांट एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने राजनीतिक दर्शन में नैतिकता की एक अवधारणा को काफ़ी मजबूती से प्रस्तुत किया और उन्होंने इस बात पर बल देने की कोशिश की कि एक स्वायत्त या ऑटोनोमस व्यक्ति के रूप में हमें नैतिकता के सूत्रों के माध्यम से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस लिहाज से वे उस पूरी धारा से अलग हो जाते हैं जिसमें कि प्रैग्मेटिज्म के नाम पर या फिर मौजूदा दुनिया के हालात के नाम पर किसी न किसी तरीके से ऐसे गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तरफदारी की जाती है जो व्यक्ति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता दें, जिससे व्यक्ति शक्ति हासिल करने, आनंद हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इमैनुअल कांट इससे अलग नैतिक आधार पर अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं या अपने दर्शन को नैतिकता का एक आधार देने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पूरी परिचर्चा कुछ खास तरीके से चरणों से होकर गुजरेगी, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय की बात करेंगे। प्रस्तावना के बारे में हमने कुछ बातें कही हैं अभी। उसके बाद हम जीवन परिचय के बाद हम इनकी प्रमुख कृतियों या प्रमुख पुस्तकों की बात करेंगे। फिर हम फेनोमेना और न्यूमेना के संबंध में इनकी जो एक अवधारणा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म और प्योर रीजन और प्रैक्टिकल रीजन के बारे में इनके विचारों को हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम इच्छा की स्वायत्ता की बात करेंगे। इसके बाद काल्पनिक और निर्णयात्मक अनिवार्यताएं, काल्पनिक यानी कि हाइपोथेटिकल और निर्णयात्मक यानी कि कैटेगोरिकल अनिवार्यताओं की बात करेंगे। निर्णयात्मक अनिवार्यताओं को थोड़ा विस्तार से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम नैतिक सहज बोध या मोरल इंट्यूशन की जो अवधारणा कांट के लेखन में है उसके बारे में विचार करेंगे। नैतिकता और आत्म के बारे में, फिर नैतिकता की वस्तुनिष्ठता के बारे में जो कांट ने अपने विचार रखे हैं उनके बारे में भी हम एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम विस्तार से यह समझने की कोशिश करेंगे कि कांट के राजनीतिक लेखन में किस तरीके के विचार सामने आए हैं, यानी कि सामाजिक समझौते के बारे में या फिर एक विश्व स्तरीय सरकार या एक विश्व स्तरीय व्यवस्था के बारे में, व्यक्ति की जो लोकतंत्र के भीतर स्थिति होनी चाहिए उसके बारे में, नागरिक समाज के बारे में, ऐसे तमाम मुद्दों के बारे में कांट ने किस तरीके से लेखन किया है हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम कांट के लेखन की कुछ आलोचनाओं या सीमाओं पर ध्यान देंगे। कांट जर्मन नीतिशास्त्री और दार्शनिक थे। कांट का नैतिक मत नैतिक शुद्धता यानी कि मॉरल प्योरिज्म के सिद्धांत या कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कहा जाता है। उनका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इमैनुअल कांट जर्मनी के पूर्वी प्रशा प्रदेश के अंतर्गत कोजिनबर्ग नगर में घोड़े का साधारण साज बनाने वाले के घर 22 अप्रैल सन 1724 में पैदा हुए थे।
कोजिनबर्ग शहर आज रूस में है और अब इसका नाम कालिनिनग्राद है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता की देखरेख में हुई थी, जो अपने समय के पवित्र मार्ग नामक धार्मिक आंदोलन से बहुत प्रभावित थीं। अतएव अल्पायु में ही वह धर्मानुमोदित आचरण, सरल, सुव्यवस्थित एवं अध्यवसायपूर्ण जीवन में रुचि रखने लगे थे। धर्म का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने अध्ययन से जुड़कर एक साधारण और व्यवस्थित जिंदगी की ओर अपने आप को आगे बढ़ाया और 16 वर्ष की आयु में कॉलेजियम फ्रेडरिकियनम की शिक्षा समाप्त कर वह कोजिनबर्ग के विश्वविद्यालय में शामिल हुए, जहां उन्होंने 6 वर्ष तक भौतिक शास्त्र, गणित, दर्शन और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद कांट 9 वर्षों के लिए कोजिनबर्ग से 60 मील दूर जुरिस्केन नामक गांव में चले गए। वहां वे 2-3 परिवारों में अध्यापन कार्य कर अपनी जीविका चलाते रहे और भौतिक शास्त्र तथा दर्शन में स्वाध्याय करते रहे। इस बीच उनके बहुत से लेख और छोटे पुस्तिकाएं प्रकाशित हुईं। उन्होंने डॉक्टर लेजेंस की उपाधि के लिए आवश्यक प्रबंध भी 1755 ईस्वी में पेश किया और कोजिनबर्ग विश्वविद्यालय में उन्हें उक्त उपाधि प्रदान कर उनकी योग्यता प्रमाणित की गई। यानी कि जब उन्हें यह उपाधि मिली तो यह उनकी एक योग्यता का प्रमाण के रूप में ही सामने आया। किंतु व्यक्तिगत रूप से वे काफ़ी सारी समस्याओं से घिरे रहे। विश्वविद्यालय में उनके 9 वर्ष के परिश्रम से प्रसन्न होकर उन्हें प्राइवेट डोजेंट या विशिष्ट व्याख्याता नियुक्त कर लिया गया था, लेकिन इससे भी उन्हें वेतन नहीं मिलता था। कांट ने काफ़ी विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद और 1766 ईस्वी तक वे विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से उन्होंने सेवा भी दी, लेकिन उसके बावजूद वे अपने लेखन के काम को भी या स्वाध्याय के काम को भी लगातार करते रहे। 1758 में उन्होंने तर्क और दर्शन के मुख्य अध्यापक पद के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वह नाकाम रहे। 1766 में उन्हें अध्यापन के साथ साथ सहायक पुस्तकालय प्रबंधक भी नियुक्त किया गया और अब उन्हें 10 पाउंड वार्षिक वेतन मिलने लगा। 4 वर्षों तक कांट ने इस रूप में भी काम किया, किंतु उन्होंने अध्ययन, चिंतन और लेखन कार्य जारी रखा। प्राइवेट डोजेंट नियुक्त होने के बाद 1770 तक उनके 5 प्रकरण ग्रंथ प्रकाशित हुए और कांट एक हिसाब से हम कहें तो एक ऐसे राजनीतिक दार्शनिक के रूप में सामने आते हैं जिनके जीवन में बहुत तरह की बाधाएं आती नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दूर दूर तक यात्रा नहीं की, लेकिन उन्होंने लगातार स्वाध्याय किया, लगातार खुद अध्ययन किया और उन्होंने अपनी तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद अध्ययन का काम नहीं छोड़ा। इसीलिए हम यह देख सकते हैं कि उन्होंने एक विशद साहित्य की रचना की। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक दर्शन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। अगर हम उनकी मुख्य पुस्तकों की बात करें तो वो इस प्रकार से हैं। थॉट्स अपॉन द ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग फोर्सेस, यह 1747 में प्रकाशित हुई। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन 1755 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में प्रकाशित हुई। प्रोलेगोमिना टू एनी फ्यूचर मेटाफिजिक्स 1783 में प्रकाशित हुई। ग्राउंडवर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, यह 1785 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक ऑफ एस्थेटिक जजमेंट 1790 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक ऑफ थियोलॉजिकल जजमेंट यह 1790 में प्रकाशित हुई। परपेचुअल पीस 1795 में तथा मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स 1797 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की एक सूची प्रस्तुत की है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुछ अन्य तरह का लेखन किया, कुछ अन्य पुस्तकों को प्रकाशित किया। कांट के राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए हम कुछ शब्दावलियों के साथ शुरुआत करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांट मनुष्यों के जीवन को, व्यक्तियों के जीवन को इस पूरी दुनिया में कैसे अवस्थित करते हैं और वो किस तरीके से अपने राजनीतिक दर्शन का विकास करते हैं। इस संदर्भ में 2 शब्दों के बीच में कांट अंतर करते हैं, फिनोमेना और न्यूमेना। कांट यह कहते हैं कि फिनोमेना जो होती है संभावित अनुभव की वस्तु होती है, जिससे माध्यम से हम कोई अनुभव कर सकते हैं। वहीं न्यूमेना जो होती है वह एक ऐसी वस्तु होती है जिसे सिर्फ चिंतन से जाना जा सकता है। कांट न्यूमेना को शुद्ध तर्क बुद्धि या प्योर रीजन से
और फिनोमेना को व्यवहारिक तर्क बुद्धि या प्रैक्टिकल रीजन से संबंधित मानते हैं। तो यह जो अंतर है फिनोमेना और न्यूमेना का, न्यूमेना यानी कि शुद्ध तर्क बुद्धि से जुड़ी हुई वस्तु और फिनोमेना प्रैक्टिकल रीजन से जुड़ी हुई वस्तु, यह अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कांट इसी अंतर से आगे बढ़ते हुए ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। और ह्यूम के विपरीत वे यह मानते हैं कि मिश्रित ऑपरारी नॉलेज या पूर्व ज्ञान हो सकता है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान सिर्फ अनुभव से आए। वहीं अपने समय के एक अन्य महान दार्शनिक लिबनिज के विचारों को वो संशोधित करते हैं या उसकी सीमा को दिखाते हैं। लिबनिज ने प्योर रीजन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने प्योर रीजन के माध्यम से ज्ञान हासिल करने के लक्ष्य की तरफदारी की थी। और कांट इसे शुद्ध तर्क बुद्धि या प्योर रीजन को एक तरीके से सीमित रूप से देखते हैं। और कांट यह कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हमारे पास अपने आप में वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उनका आभास होता है। इसलिए वे यानी कि कांट व्यवहारिक तर्क बुद्धि पर जोर देते हैं। तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि कांट अपने लेखन के माध्यम से ह्यूम और लिबनीज दोनों के विचारों की सीमितताओं को दिखाते हुए एक मिश्रित स्वरूप को पेश करते हैं, और इसमें जिसे वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म या अनुभवातीत आदर्शवाद का नाम देते हैं। और यहीं से उनके शुद्ध तर्क बुद्धि यानी कि प्योर रीजन और व्यवहारिक तर्क बुद्धि से संबंधित विचार भी सामने आते हैं, जिसमें वो व्यवहारिक तर्क बुद्धि या प्रैक्टिकल रीजन पर ज़्यादा जोर देते हैं। शुद्ध तर्क बुद्धि वह है जो दुनिया को अवधारणाओं के माध्यम से समझना चाहती है। दूसरे शब्दों में यह न्यूमेना के बारे में एक सकारात्मक संकल्पना बनाना चाहती है। दूसरी ओर व्यवहारिक तर्क बुद्धि सत्य की खोज से संबंधित नहीं होती है या अपने वस्तुओं पर कोई अवधारणा नहीं थोपती है। यह कभी भी हमें अनुभव से परे या अनुभवातीत आत्म के बारे में सकारात्मक संकल्पना की गलती नहीं करने देती है। हम इस आत्म को व्यवहारिक रूप से आज़ादी के प्रयोग द्वारा जानते हैं। कांट यह मानते हैं कि एक रीजन या तर्क बुद्धि तभी व्यवहारिक हो सकता है जब यह इम्पेरेटिव्स या अनिवार्यताओं पर ध्यान दे। अब इम्पेरेटिव्स का क्या अर्थ है? इम्पेरेटिव्स दुनिया का वर्णन नहीं करती हैं, यह खुद को एक कर्ता को संबोधित करती है, और यदि वह इसे स्वीकार करता है तो यह उसके कार्य को तय करती हैं। इसलिए यदि सिर्फ तर्क बुद्धि के प्रयोग से अनिवार्यताएं या इम्पेरेटिव्स पैदा होती हैं तो सिर्फ तर्क बुद्धि ही हमें कार्य की ओर ले जा सकती है। तो ये जो इम्पेरेटिव की धारणा है वह भी कांट के लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वे यह कहते हैं कि यह इम्पेरेटिव जो होते हैं वो कर्ता से जुड़े होते हैं, और यदि कर्ता यानी कि एक व्यक्ति इसे स्वीकार करता है तो व्यक्ति के कार्य को तय करते हैं, और ये सिर्फ तर्क बुद्धि के प्रयोग से ही सामने आते हैं। तो जब तर्क बुद्धि के प्रयोग से सामने आते हैं तो हम जब अपने रीज़न या तर्क बुद्धि या विवेक का उपयोग करते हैं तो हम एक काम की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद विल की ऑटोनॉमी या इच्छा की स्वायत्तता की बात भी कांट करते हैं। कांट कहते हैं कि आज़ादी अपने लिए एक कार्य के साध्य की इच्छा करने की शक्ति है। किसी बाहरी स्रोत से मेरे साध्यों को की व्युत्पत्ति उस स्रोत के प्रति मेरी अधीनता होगी, यानी कि मैं जो करना चाह रहा हूँ उसके बारे में मैं खुद फैसला करूँ, ना कि कोई बाहरी सत्ता, कोई बाहरी ताकत इसे तय करे। और यदि कोई प्राकृतिक प्रक्रिया मेरे कार्य को प्रशासित करती है तो वह मुझे गैर आज़ादी की स्थिति में ले जाती है। इसलिए कांट व्यक्ति को ट्रांसेंडेंटल सेल्फ के रूप में या अनुभव से परे सेल्फ के रूप में पेश करते हैं। उस रूप में व्यक्ति एक स्वायत्त कर्ता होता है, और इस रूप में वह अपनी तर्क बुद्धि या रीजन से काम करता है, और तर्क बुद्धि से टकराव होने पर अपने स्वहित और इच्छाओं के दबाव से भी उभर जाता है। कांट कहते हैं कि इच्छा की स्वायत्तता सभी नैतिक नियमों कानूनों का एकमात्र सिद्धांत है। वे कहते हैं कि इच्छा की हेट्रोनॉमी अर्थात तर्क बुद्धि के अलावा अन्य बातों का प्रभाव इच्छा की नैतिकता के विपरीत होती है। यहाँ हम इस चीज़ को समझें कि जब कांट इच्छा की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं तो उनका सीधा सा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अन्य सारे कारकों के प्रभावों से दूर हटे और सिर्फ अपने रीज़न की आवाज़ सुने। और यह जो रीज़न या तर्क बुद्धि की आवाज़ होती है वह आवाज़ अन्य किसी भी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, और जब यह मुक्त होती है तो यह हमें एक रास्ता बताती है, और यह रास्ता
हमारी अपनी क्षणिक इच्छा या अपने स्वार्थ की ओर हमें नहीं ले जाती है, बल्कि हमें इस बात की ओर प्रेरित करती है कि हम कुछ ऐसे नियमों की ओर जाएं जिससे कि हर किसी का भला हो, या वो जितना मेरे लिए सही है उतना हर किसी के लिए सही हो। तो इस आधार पर वह इच्छा की स्वायत्तता की बात करते हैं और यह कहते हैं कि इस पर किसी अन्य कारक का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और ये इसी संदर्भ में उन्होंने हाइपोथेटिकल और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या काल्पनिक और निर्णयात्मक अनिवार्यताओं में अंतर किया है। व्यवहारिक चिंतन में काल्पनिक और निर्णयात्मक अनिवार्यताओं के बीच में अंतर है। हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव या काल्पनिक अनिवार्यता यदि के साथ आरंभ होती है, मसलन यदि आप रहना चाहते हैं तो विनम्र रहिए, या यदि आप समाज में सफल होना चाहते हैं तो व्यवहारिक रूप से काम कीजिए। तो इस तरीके की कोई भी वाक्य संरचना जब यदि से शुरू होती है तो वह एक हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव के रूप में होती है। यहाँ लक्ष्य या साध्य काल्पनिक है तथा अनिवार्यता इसके साधनों को अव्यक्त करती है। काल्पनिक अनिवार्यताएं वैध हो सकती हैं, लेकिन ये कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होती हैं, क्योंकि ये शर्त या परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। ये सिर्फ किसी खास व्यक्ति के साध्य से जुड़ी होती हैं और किसी अन्य पर इन्हें बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये जो इम्पेरेटिव्स होती हैं वो एक खास परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, एक खास व्यक्ति के लक्ष्यों से संबंधित होती हैं। तो हमें काल्पनिक अनिवार्यताओं के बारे में यह स्पष्टता रखनी है कि वह एक खास परिस्थितियों में खास व्यक्ति से संबंधित अनिवार्यताएं या इम्पेरेटिव्स होती हैं, जो यह बताती हैं कि एक खास परिस्थितियों में सफल होने के लिए या अपने काम को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे किस तरह की स्थिति को अपनाना चाहिए। लेकिन निर्णयात्मक इम्पेरेटिव्स या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स जो होती हैं वो इससे अलग होती हैं। इसमें यदि सम्मिलित नहीं होता है और ये इम्पेरेटिव्स हमें यह बताते हैं कि हम बिना शर्त हमें क्या करना चाहिए। रीज़न या तर्क बुद्धि के माध्यम से इनकी तरफदारी की जा सकती है। यदि मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो मेरा आदेश तब तक मनमाना है जब तक मैं क्यों प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ। यदि मेरा उत्तर किसी को संतुष्ट करता है तो यह अनिवार्यता उस व्यक्ति को बांधती है, लेकिन यदि इससे सिर्फ आपके किसी स्वतंत्र हित का उल्लेख होता है तो यह निर्णयात्मक या कैटेगोरिकल नहीं होती है। मसलन यदि मैं कहता हूँ कि यदि तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो दरवाज़ा बंद कर दो। कांट यह तर्क देते हैं कि नैतिकता को सिर्फ निर्णयात्मक अनिवार्यताओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है। निर्णयात्मक अनिवार्यता या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का स्वरूप इस तरह का है कि यदि किसी अन्य स्रोत से प्राधिकार या अथॉरिटी ग्रहण यह नहीं करती है और मसलन कर्ता या एजेंट की किसी इच्छा, आवश्यकता या हित या अन्य अनुभवसिद्ध स्थितियों से इसे प्राधिकार नहीं मिलता है और न ही इसे मानव प्रकृति के किसी गुण से हासिल किया जा सकता है। इसकी आवश्यकता की व्याख्या सिर्फ एक ऐसे सिद्धांत के माध्यम से हो सकती है जिसे अप्रायरी सैद्धांतिक निगमन से पहले मौजूद तार्किकता या ज्ञान का आधार माना जा सकता है। तो निर्णयात्मक अनिवार्यता को तर्क बुद्धि का समग्र कानून माना जाता है और जिसके 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों पर विचार करने से पहले मैं एक बार फिर से इस बात को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं कि हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का क्या मतलब हुआ। हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव एक व्यक्ति के हित से जुड़ी होती है और उसके बारे में एक खास परिस्थितियों में बताती है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है वह एक ऐसे तर्क बुद्धि की उत्पत्ति होती है जो कि अपने हाल फिलहाल के हित के बारे में या सिर्फ अपने स्वहित के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वह एक व्यापक जवाब देता है जिससे कि हर कोई संतुष्ट हो सके, चाहे कोई भी प्रश्न हो। तो अगर हम एक ऐसे जवाब की ओर पहुंचते हैं जिससे कि हर किसी को संतुष्ट किया जा सके, तो वह एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के रूप में होता है, वह एक नैतिक आदेश के रूप में होता है, वह एक खास परिस्थितियों से संबंधित नहीं होता है। और इसी संदर्भ में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के 3 प्रमुख भागों का उल्लेख कांट करते हैं। पहला, यदि हमें एक ऐसी अनिवार्यता या इम्पेरेटिव मिलती है जो अपनी अनुशंसा सिर्फ रीज़न या तर्क बुद्धि पर करती है, तो हमें निश्चित रूप से तार्किक कर्ताओं की बीच की भिन्नताओं से अमूर्त हो जाना चाहिए। उनके हितों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं और उनके कार्यों को सीमित करने वाले अन्य अनुभवसिद्ध स्थितियों की गणना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही हम अपने नियम कानून को व्यवहारिक तर्क बुद्धि पर आधारित कर पाएंगे,
क्योंकि हम अन्य सभी आधारों से अमूर्त हो जाएंगे। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव तक पहुंचने के लिए हमें ऐसी तमाम अनुभव सिद्ध परिस्थितियों से पीछे हटने की ज़रूरत होती है, जिससे कि किसी व्यक्ति का हित, किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, किसी व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव उस पर पड़ पाए। तो जब हम इन सभी चीज़ों से अमूर्त हो जाते हैं तो हम ऐसे नियम और कानून को व्यवहारिक तर्क बुद्धि पर आधारित कर पाएंगे जिससे कि हर किसी का भला हो या जो सार्वभौमिक हो। दूसरे स्तर पर मुझे इस तरह काम करना चाहिए जिससे मैं अपने भीतर और अन्य लोगों में अवस्थित मानवता को एक साध्य के रूप में देखूं और कभी भी इसे साधन ना मानूं। यानी कि हर कोई अपने आप में एक साध्य है। मैं जब इस तरीके के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के बारे में विचार करूं या कोई भी व्यक्ति जब इसके बारे में विचार करे तो यह माने कि हर व्यक्ति एक साध्य के रूप में अपने आप में एक एंड है, वह मेरे या किसी भी अन्य व्यक्ति या पूरे समाज के हितों के लिए, उनकी आकांक्षाओं के लिए साधन नहीं है। और तीसरे स्तर पर प्रत्येक को इस तरह से कार्य करना चाहिए मानो वह साध्यों के सार्वभौमिक राज्य के लिए नियम बना रहा है। यानी कि वह इस तरीके से अपने हर काम पर विचार करे जिससे कि ऐसा लगे कि वो पूरे समाज के लिए सार्वभौमिक रूप से विचार कर रहा है, सिर्फ अपने लिए विचार नहीं कर रहा है। तो इस रूप में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को कांट एक ऐसे साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से ऐसे सूत्र नैतिक सहज बोध हासिल किए जा सकते हैं जो कि पूरे समाज की भलाई के लिए हों, संपूर्ण मानवता का जिसमें ख्याल रखा जाए, जिसमें कि सभी मनुष्यों को अपने आप में एक साध्य, एक लक्ष्य माना जाए, किसी को भी साधन के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी संदर्भ में वो नैतिक सहज बोध की बात करते हैं। सहज बोध यहाँ पर मैंने इंट्यूशन शब्द के लिए इस्तेमाल किया है। इसे नैतिक सैद्धांतिकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि यह एक तरह से हमारे भीतर की आवाज़ होती है और इसी के संदर्भ में कांट ने काफ़ी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। कांट यह मानते हैं कि स्वायत्तता के एकमात्र विचार पर चिंतन करके निर्णयात्मक अनिवार्यता के बहुत से सूत्रीकरण को हासिल किया जा सकता है और इसी आधार पर प्रत्येक तार्किक व्यक्ति से इनके अनुपालन करने की अनुशंसा की जा सकती है। कांट के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि उनका सिद्धांत सहजबोधीय नैतिकता के कुछ सूत्र उत्पन्न करे। कांट द्वारा निम्नलिखित साझा सहजबोधों की सूची को सूचीबद्ध किया गया। तो ये ऐसे सहजबोध होते हैं जो कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के द्वारा स्वीकार्य होते हैं। पहला उन्होंने नैतिकता की अंतर्वस्तु की बात की। साझा नैतिकता में अपने लिए और अन्य लोगों के लिए सम्मान निहित है। यह अपने पक्ष में किसी तरह का अपवाद बनाने को रोकता है, उसे वर्जित करता है और यह नैतिक नियम कानून के सामने हर किसी को बराबर मानता है। दूसरा, नैतिकता पर बल। कांट मानते हैं कि नैतिकता का लक्ष्य हित या इच्छा से काफ़ी भिन्न है। यह हम पर असीम और आवश्यक रूप से शासन करता है। हम तब भी इसके शासन को महसूस करते हैं जब हम इसकी अवहेलना करते हैं। यानी कि हम अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि हम सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, तब भी हम नैतिकता के हिसाब से इस दबाव को महसूस करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। दूसरा, गुडविल। तीसरा, गुडविल या सदिच्छा। नैतिक निर्णय किसी कार्य के प्रभाव पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि यह इसमें सामने आने वाली अच्छी या बुरी मंशा पर ध्यान देता है। तो इसके लिए इंटेंशन काफ़ी महत्व है। ये नैतिक सहजबोध के एक सूत्र के रूप में कांट प्रस्तुत करते हैं। नैतिककर्ता भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं और इसलिए इनकी मंशा इनकी इच्छाओं से अलग होती है। और फिर नियम कानून की भूमिका के बारे में बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संकट में पड़े किसी व्यक्ति की इसलिए मदद करता है कि वह उसमें कुछ अपना फ़ायदा देखता है, तो भले ही वह अपना कर्तव्य कर रहा हो, वह असल में कर्तव्य के आधार पर काम नहीं करता है। इसलिए हमें ऐसे कर्तव्य पालन की ही प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें लाभ की परवाह किए बिना कर्तव्य का पालन किया गया हो। फिर तर्क बुद्धि और मनोवेग की बात कांट करते हैं। कांट इस बात को मान्यता देते हैं कि सभी नैतिक प्रयासों में कर्तव्य और इच्छा के बीच टकराव हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नैतिक व्यक्ति में चेतना या अंतःकरण एक स्वतंत्र प्रेरणा के रूप में होती है जो इच्छाओं को रोकने या उन्हें इजाज़त देने में समर्थ होती है। और इस हिसाब से मंशा और इच्छा के बारे में कांट ये मानते हैं कि नैतिक कर्ता के रूप में हम कई ऐसी चीज़ें करने की मंशा रखते हैं जिसकी हम इच्छा नहीं रखते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ों की इच्छा रखते हैं जिन्हें हासिल करने की हमारी मंशा नहीं होती है। पशुओं के भीतर इस तरह का विभाजन नहीं होता है।
इस लिहाज से कांट का यह जो पूरा एक नैतिक सहज बोधों का के जो ये कुछ सूत्र हैं वह हमें यह बताते हैं कि जब हम कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या निर्णयात्मक अनिवार्यता को हासिल करते हैं और उसके माध्यम से काम करते हैं तो किस तरीके से ये नैतिक सहजबोध हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये नैतिक सहजबोध हमें बताते हैं कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से काम करने का तात्पर्य क्या है, हमें किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से खुद को अपनी इच्छाओं से या अन्य लोगों की इच्छाओं से मुक्त करते हुए एक स्वतंत्र कर्ता के रूप में सारी परिस्थितियों से दूर हटकर चिंतन करना है और कुछ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स हासिल करने हैं जो कि हर किसी पर सार्वभौमिक रूप से लागू होंगे, जो कि हर किसी को साध्य मानते हुए काम करेंगे, जो कि साध्यों के एक साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश करेंगे जहां पर हर किसी की इच्छाओं को एक तरीके से बराबर महत्व दिया जाएगा और किसी एक व्यक्ति के स्वहित के आधार पर निर्णय नहीं किया जाएगा। तो ये कांट के लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कांट यह मानते हैं कि ये जो सहजबोध होते हैं वो हमें एक ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम या अनुभव से परे की आज़ादी की ओर ले जाते हैं और यदि हम इन सहजबोधों को व्यवस्थित तरीके से देखें तो हम ये पाते हैं कि ये नैतिक कर्ता को उसकी इच्छाओं से अलग करते हैं, यानी कि उसकी अपनी जो तात्कालिक इच्छा हो सकती है वो उससे अलग ले जाकर सारी सूत्रीकरण को या हर तरह की नियमों को सामने ले आते हैं। साथ ही ये व्यक्ति के स्वतंत्र तर्क बुद्धि को से प्रशासित स्वायत्त प्रकृति को पशु के अस्वतंत्र निष्क्रिय प्रकृति से अलग करते हैं। तो एक लिहाज से ये मनुष्य को वास्तविक अर्थों में मनुष्यता की ओर ले जाते हैं, ऐसा कांट का मानना है। और कांट यह भी कहते हैं कि प्रैक्टिकल रीज़न निर्माणात्मक या अनिवार्यताओं या फिर कैटेगोरिकल अनिवार्यताओं के रूप में ऐसे अनिवार्यताओं को जन्म देती हैं जो बिना शर्त हर किसी पर लागू होते हैं और इस लिहाज से ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्योंकि व्यक्ति तर्क बुद्धि के आधार पर अमूर्त रूप से इन तक पहुँचते हैं, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कांट ने प्रैक्टिकल रीज़न की अपनी अवधारणा के माध्यम से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या निर्णयात्मक इम्पेरेटिव्स की बात की और उन्होंने इसके माध्यम से एक ऐसा सूत्रीकरण प्रस्तुत किया जो कि हमें एक ऐसी दिशा में ले जा सकता है जहां पर हम नैतिक सूत्रों के आधार पर, नैतिक सहजबोधों के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस संदर्भ में उनका जो पूरा सैद्धांतिकरण है वह एक ऐसे पूरे रूपरेखा को प्रस्तुत करता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप में साध्य नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति साधन के रूप में होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी तुच्छ इच्छाओं के आधार पर काम नहीं करता है, बल्कि वह अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर प्राप्त होने वाले सूत्रीकरणों के माध्यम से कार्य करता है। हालांकि कांट ने अपने लेखन का एक बड़ा हिस्सा नीति शास्त्र और दर्शन से संबंधित लेखन में ही लगाया, उसी रूप में अपने लेखन को प्रस्तुत किया, लेकिन अपने जीवन के आखिरी दशक में, कम से कम अपने सक्रिय जीवन के आखिरी दशक में, उन्होंने काफ़ी हद तक राजनीति से संबंधित लेखन भी किया और इसमें विशेष रूप से मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार को रखा और इस रूप में कई अन्य उनके छोटे बड़े लेख प्रकाशित हुए जिसमें उन्होंने इन विचारों को सामने रखा है। हम इस तरह के विचारों पर काफ़ी विस्तार से विचार करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ भागों में जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एनलाइटेनमेंट और प्रभुत्व से संबंधित उनके विचारों पर हम बात करते हैं। कांट का नैतिक दर्शन स्वकानून के विचार से कर्तव्य की एक पूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है। कांट ने राजनीति के नए दर्शन और प्रबोधन को दार्शनिक अभिव्यक्ति प्रदान की और इस संदर्भ में 1884 में प्रकाशित उनका लेख व्हाट इज एनलाइटनमेंट काफ़ी प्रमुख है और इसमें उन्होंने प्रबोधन से संबंधित या एनलाइटनमेंट से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त किया। सबसे पहले कांट ने ही प्रबोधन को व्यक्ति की आत्म आरोपित अल्पवयस्कता से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अल्पवयस्कता समझ के अभाव में नहीं निहित होती है, बल्कि यह दूसरों की सहायता के बगैर इसका उपयोग करने के दृढ़ निश्चय और साहस के अभाव में सन्निहित होती है। कांट ने यह कहा
कि जो एनलाइटनमेंट है या प्रबोधन का दौर है, उसमें व्यक्ति के भीतर एक तरह का साहस आता है। वह साहस उसे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह हर प्रकार की संस्थाओं को, हर प्रकार के तथाकथित नैतिक नियमों को, हर प्रकार की परिपाटी को, पहले से चली आ रही व्यवस्था को प्रश्नांकित करे। और इस तरह का जो पूरा एक साहस है जिसमें वह अपनी बातों को रखता है, अपनी बातों पे हर तरीके से तर्क करने के लिए तैयार रहता है, तो वह एक प्रबोधन की स्थिति आती है। और ये जो प्रबोधन होता है वह व्यक्ति को एक ऐसे समुदाय की ओर ले जाता है जहाँ पर किसी तरीके से एक डर या दूसरों पर वैचारिक निर्भरता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो कांट हैं वो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ते हैं, और वह यह है कि व्यक्ति को अपने समय के संदर्भ में जितनी सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी संस्थाएं हैं, उन पर प्रश्न खड़ा करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कई सारे बातों से असहमत हो सकता हूँ, उस पर सवाल खड़े कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यह मान सकता हूँ कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ाने की जो पूरी गतिविधि होती है वो बहुत उपयोगी नहीं है। शायद इससे बेहतर यह हो कि छात्रों और छात्राओं को क्लासरूम से बाहर पढ़ाया जाए, या उन्हें इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वह घूम घूम कर अपने ज्ञान को एकत्रित कर सकें। यह मेरा विचार हो सकता है, और मुझे बिना किसी भय के इस विचार को रखने का अधिकार होना चाहिए। ये बात प्रबोधन के अपने लेखन में कांट कहते हैं, और इस संदर्भ में वो साहस के विकास की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वह यह भी जोड़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक शिक्षक के रूप में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न खड़े करने के बावजूद मैं यह नहीं कह सकता हूं कि एक शिक्षक के रूप में वर्तमान समय में जो मेरा कर्तव्य है मैं उससे पीछे हट जाऊं, यानी कि मैं पढ़ाने के लिए कक्षा में जाऊं ही ना, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि कक्षा की शिक्षा का कोई फायदा नहीं होता है। मुझे वो काम करना चाहिए कांट के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी उससे संबंधित एक कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। तो एक एनलाइटनमेंट या प्रबोधन से संबंधित जो कांट के विचार थे, उन्होंने एक और एनलाइटनमेंट को व्यक्ति के भीतर एक अल्प व्यवस्था से बाहर निकलने के साहस के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने व्यक्तियों के कर्तव्यों पर भी जोर दिया। सामाजिक समझौता के संदर्भ में भी कांट ने महत्वपूर्ण विचार रखे। कांट ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सबसे बढ़कर कानूनों की एक व्यवस्था है। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि सामाजिक समझौता राजनीतिक वैधता का सर्वोच्च परीक्षण है। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था को उसमें रहने वाले लोग अपनी सहमति प्रदान करें, तभी यह व्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्राधिकार का दावा कर सकती है। तो इस लिहाज से जो सामाजिक समझौता का जो एक मूल तत्व है उसे कांट अपनाते हैं। वे हम मानते हैं कि सामाजिक समझौता एक ऐसा समझौता है जिसके आधार पर ही नागरिक और पूरी तरह से कानूनी संविधान आधारित व्यवस्था बन सकती है और एक समुदाय की स्थापना हो सकती है। और ये कांट जो है वो सामाजिक समझौते को एक कॉन्स्टिट्यूटिव चीज़ नहीं मानते, बल्कि वो इसे एक रेगुलेटिव चीज़ मानते हैं या नियामक चीज़ मानते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें सामाजिक समझौते को सिर्फ तर्क बुद्धि की सीमा आरोपित करने वाले विचार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसे हर कानूनी व्यवस्थाओं को वैध होने के लिए पास करना चाहिए। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांतकार हैं, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, उनका यह मानना है कि वो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रयोग इस बात की व्याख्या करने के लिए कर रहे हैं कि राज्य का उदय कैसे हुआ और जो राज्य की एक संप्रभु व्यवस्था होती है उसका औचित्य क्या है। लेकिन कांट यह कहते हैं कि असल में इसके ये एक रेगुलेटिव मैकेनिज्म के रूप में इसका उपयोग इस बात का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, किया जाना चाहिए कि मौजूदा समय में जो चीज़ें हैं क्या उस पर लोगों की आम सहमति है। और अगर हम जॉन रॉल्स, जिनके बारे में आगे हम अलग से बातचीत करेंगे, अगर हम उनके विचारों को देखें और उसमें देखें कि वो एक वेल ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञान के पर्दे की बात करते हैं जिसमें बैठकर लोग न्याय के सिद्धांतों का चुनाव करते हैं, तो हम यह पाएंगे कि यह विचार काफ़ी हद तक
कांट के द्वारा सामाजिक समझौते का जो एक यंत्र है उसका रेगुलेटिव या नियामक के रूप में प्रयोग करने के विचार के करीब है। तो रॉल्स इस तरीके से कांट से प्रभावित हुए, अन्य कई तरीकों से हुए, पर यह भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। दूसरे स्तर पर अगर हम प्राकृतिक कानून के बारे में कांट के विचार को देखें तो यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि मध्ययुगीन कानूनविदों और दार्शनिकों ने प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर काफ़ी ध्यान दिया। वे इसे ईश्वर की इच्छा के रूप में प्रस्तुत करते थे। कांट ने इसे आलोचनात्मक दर्शन की जीत का एक अन्य तरीका माना। वे यह मानते हैं कि प्राकृतिक कानून निर्णयात्मक अनिवार्यता के न्यायिक अनुवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक कानून की जो एक पूरी धारणा थी, जिसमें यह माना जाता था कि प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे गतिविधियों को, हमारे कार्यों को संचालित करते हैं और उन्हें करना चाहिए, तो इस तरह के प्रकृति प्रदत्त नियमों की बात कांट नहीं करते हैं, लेकिन वह यह जरूर करते हैं कि ये जो प्राकृतिक कानून है वे असल में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या निर्णयात्मक अनिवार्यता की आवाज़ के रूप में होते हैं, जो हमें यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से, अपने स्वार्थों से अलग हटकर किस तरीके से के नियमों का, किस तरीके के कानून का पालन करना चाहिए। कांट की व्यक्ति की अवधारणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांट राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में व्यक्तियों की 3 विशेषताओं को रेखांकित करते हैं। पहला, उनकी जवाबदेही, फिर स्व कानून बनाने की उनकी शक्ति, तथा अपने आप में साध्य के रूप में उनकी प्रकृति। और व्यक्ति साध्यों के राज्य या किंगडम ऑफ एंड्स में स्व कानून बनाने वाले सदस्य के रूप में होते हैं। लेकिन कांट यह भी मानते हैं कि उन पर 2 तरह की सीमाएं होती हैं, आंतरिक और बाहरी सीमा। निर्णयात्मक अनिवार्यता द्वारा आंतरिक कानून की मांग की जाती है और इसका किसी भी न्यायपूर्ण कानून से टकराव नहीं होता है। तो व्यक्ति कुछ ऐसे नियमों को कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के रूप में या उसके माध्यम से अपनाते हैं जो कि हर किसी के हृदय में, मन में समान रूप से आता है, क्योंकि वह सार्वभौमिक होता है, तो इसका किसी से टकराव नहीं होता है। बाहरी कानूनों में ऐसे कानून शामिल होते हैं जिनकी अनुमति राज्य द्वारा दी जाती है या राज्य द्वारा इनकी मनाही की जाती है और सामाजिक समझौता इनके परीक्षण का आधार होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य कई तरह के ऐसे कानून बना सकता है जिससे कि जिसको कि हम व्यक्तियों की आज़ादी पर प्रतिबंध के रूप में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक से संबंधित नियम या कई ऐसे दूसरे नियमों या कानूनों की हम बात कर सकते हैं। तो कांट यह कहते हैं कि इनका परीक्षण सामाजिक समझौता के मैकेनिज्म या संयंत्र के द्वारा किया जा सकता है कि क्या लोग किसी स्थिति में, सामाजिक समझौते की स्थिति में जाने पर इस तरह के नियमों पर सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो 2 तरह की पाबंदियों की कांट बात करते हैं जो व्यक्ति पर लागू हो सकते हैं। और फिर जब वो मानव अधिकारों की बात करते हैं तो अपने निर्णयात्मक अनिवार्यता का सिद्धांत जो उनका है, उसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे मानव अधिकारों के एक गहरे समर्थक हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने यह कहा भी कि व्यक्ति को उस अधिकतम स्वतंत्रता का अधिकार है जो अन्य लोगों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभ सके। लेकिन इसके साथ ही कांट व्यक्ति के कर्तव्यों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उन्होंने और जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के द्वारा या निर्णयात्मक अनिवार्यता के द्वारा एक खास तरह की बात सामने आती है, एक खास तरह का नियम सामने आता है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसके अनुसार काम करें। हम अपने स्वार्थ से, अपनी इच्छाओं से निर्देशित ना हो, बल्कि हम निर्णयात्मक अनिवार्यता को माने। तो निर्णयात्मक अनिवार्यता या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स का सिद्धांत एक तरफ कांट को मानव अधिकारों का समर्थक बनाता है, लेकिन इसके साथ ही वह इस बात पर की ओर भी कांट को ले जाता है कि वह लोगों के कर्तव्यों पर ध्यान दे, उसका एक तरीके से उसकी तरफदारी करें। कांट ने एक शासन की राजनीतिक व्यवस्था के रूप में गणतंत्रवादी आदर्श की तरफदारी की। कांट वैध राजनीतिक व्यवस्था को एक ऐसी कानूनी व्यवस्था के रूप में देखते हैं जो व्यक्तियों के सम्मान पर आधारित हो और गणतंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार संगठित हो। वे फ्रेंच प्रबोधन या फ्रेंच एनलाइटनमेंट के चिंतकों, विशेष रूप से मॉन्टेस्क्यू से काफ़ी प्रभावित थे। इसके कारण वे यह मानते थे कि गणतंत्रवादी शासन का एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था गणतंत्रवादी शासन होती है जो अपने सदस्यों को खास
हैसियत प्रदान करती है। कांट यह कहते हैं कि गणतंत्रवादी शासन में लोग अपने ऊपर शासन करने वाले कानूनों का निर्माण करते हैं। ये कानून उस सामान्य संयुक्त इच्छा को व्यक्त करते हैं जिसमें शासित लोगों की सहमति हासिल की जा सकती है। तो यहाँ पर गणतंत्रवादी शासन में हर व्यक्ति समान होता है, उसकी आवाज़ का महत्व होता है और उसके आधार पर एक पूरी व्यवस्था की जाती है। एक गणतंत्रवादी व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ही हो सकती है, जिसमें विधायिका के द्वारा लोगों का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। लेकिन कांट प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार देने का समर्थन नहीं करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक तरफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वह नागरिकों के मतदान अधिकारों में भी सीमा लगाने की बात करते हैं। कांट ने सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों के बीच में अंतर किया। निष्क्रिय नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। इसमें वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं और वे इसमें महिलाओं को भी सम्मिलित करते हैं, बच्चों को सम्मिलित करते हैं। निष्क्रिय नागरिकों में वे जैसे मैंने कहा कि नौकर, छोटे बच्चे और महिलाओं को सम्मिलित करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि इन सभी लोगों के पास मनुष्य के रूप में आज़ादी और समानता होती है। और लेकिन कुछ स्थानों पर उन्होंने लोकतंत्र को तानाशाही करार देते हुए इसकी आलोचना भी की है, लेकिन मोटे तौर पर वो गणतंत्रवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। कांट का एक अन्य महत्वपूर्ण विचार है जो कि समकालीन दौर में काफ़ी चर्चा का विषय है, प्रेरणा का विषय है, और वह कॉस्मोपॉलिटनिज्म का उनका विचार है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मोटे तौर पर अर्थ यह होता है कि जो राष्ट्र राज्य की सीमाएं हैं उनका कोई मतलब ना रहे और एक वैश्विक सरकार की बात हो या वैश्विक स्तर पर लोगों को एक तरह का नागरिक माना जाए, बजाय इसके कि राष्ट्र राज्य की सीमाओं के भीतर उन्हें बांध दिया जाए। कांट प्रबोधित सार्वभौमवाद या इनलाइटेंड यूनिवर्सलिज्म के समर्थक और प्रतिवादक माने जाते हैं। इनका विश्वास था कि एकमात्र सार्वभौमिक मानव प्रकृति होती है। अपनी स्थानीय व्यवस्थाओं की वैधता और प्राधिकार का परीक्षण करते हुए हमें इनका सहारा लेना चाहिए। स्पष्टतः वे सत्ता में बैठे लोगों के आदेशों का आंख मूंदकर अनुपालन करने का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इतिहास की विरासत या मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से मिटाने का अर्थ होगा प्राकृतिक अवस्था की ओर जाना। तो इस लिहाज से वे सार्वभौमिक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन स्थानीय विरासत, स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें, प्रथाएं हैं, उनको पूरी तरीके से नकारने का भी वो समर्थन नहीं करते हैं। और वे मानते हैं कि जो सार्वभौमिक मानवता होती है वो संगठनकारी के रूप में या कॉन्स्टिट्यूटिव रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो रेगुलेटिव के रूप में होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समुदाय अपनी कुछ मान्यताओं के आधार पर, कुछ परंपराओं के आधार पर अपने जीवन को संगठित कर सकता है, लेकिन जब वह अपने जीवन को संगठित करता है तो उसे हमेशा ही किसी सार्वभौमिक मूल्य का अनुपालन करने की बाध्यता का सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि वह यह जरूर ध्यान दे कि जो सार्वभौमिक मूल्य हैं वह और उनकी जो अपनी प्रथाएं हैं उसमें इतना टकराव ना हो कि दोनों एकदम से अंतर्विरोधी या विपरीत लगने लगें। तो जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी जो है वह एक रेगुलेटिव के रूप में काम करनी चाहिए, एक नियामक के रूप में, कि उसके आधार पर प्रत्येक समुदाय यह परीक्षण कर पाए कि उसकी जो पूरी व्यवस्था है वह न्यायपूर्ण है या नहीं है। हमें संपूर्ण मानवता के लिए एक ही तरह का कानून स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक क्षेत्र को कुछ निश्चित अप्रायरी पहले से मौजूद प्रतिबंधों के संदर्भ में देखना चाहिए, जिसका अनुपालन करना इसकी वैधता का प्रमाण होगा। लेकिन कांट अपने लेखन में इस तरह से लिखते हैं कि वे नस्ल और वर्ग की विभिन्नताओं को कोई तात्विक राजनीतिक महत्व नहीं देते हैं और नागरिकता पर संपूर्ण मानवता के अधिकार को मानते हैं। हालांकि उन्होंने नागरिकत्व में दो तरह का अंतर किया जिसके बारे में मैंने चर्चा की। तो मैं जो कांट जो मुख्य रूप से बात कह रहे हैं वो ये है कि जो सार्वभौमिक मानवता है उसे स्थानीय व्यवस्थाओं और प्रथाओं के नियामक का काम करना चाहिए और इसमें जो नस्लीय भेद हुए, जो अन्य तरह के भेदभाव हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। इस संदर्भ में कांट अपने अधिकांश समकालीनों से काफ़ी आगे भी गए और इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी पुस्तक परपेचुअल पीस में सरकार के सार्वभौमिक रूप के पक्ष में व्यवस्थित तर्क दिया। वे मानते थे कि इस तरह की सरकार राष्ट्रीय सीमाओं से आगे जाएगी,
यह लोगों के बीच ऐसे मनमानी विभाजनों को खत्म करेगी जो उनके बीच शत्रुता का कारण होती है। और कांट ने लीग या फेडरेशंस ऑफ नेशंस की अवधारणा प्रस्तुत की। वे यह स्वीकार करते हैं कि विश्व गणतंत्र की अवधारणा हासिल करना कठिन है, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है जिसमें कि सभी लोग एक ही वैश्विक सरकार के अधीन हों, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। आधुनिक पराराष्ट्रीय कानूनों की संरचना में कांट के विचारों को प्रभावों को देखा जा सकता है। अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन शासन की जो बात होती है, तो उसमें कांट के विचारों का काफ़ी प्रभाव है। कांट ने शासन की में जो एक पृथक्करण, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा है, उसका भी समर्थन किया। इसकी शुरुआत लॉक के द्वारा की गई थी और मॉन्टेस्क्यू ने इसका विकास किया था। मॉन्टेस्क्यू की तरह कांट भी राज्य में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के शासनों के बीच अंतर करते हैं। कांट का यह मानना है कि इन तीनों अंगों को एक नैतिक व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात एक ऐसे जिम्मेदार कर्ता के रूप में जिनके अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। लेकिन कांट यह भी मानते हैं कि ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के अधीन भी होते हैं। तो उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण, जो शासन के विभिन्न अंग हैं उनके बीच शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का समर्थन किया। कांट का एक महत्वपूर्ण विचार नागरिक समाज के संदर्भ में सामने आता है। नागरिक समाज के संदर्भ में उन्होंने वर्णन करते हुए ये लिखा कि इस तरह के समाज में संपत्ति और समझौते का अधिकार होना चाहिए और कानून द्वारा इन्हें कायम रखा जाना चाहिए। कांट के विचारों का एक अनूठा आयाम यह है कि वे नागरिक समाज में सेक्स और सेक्सुअल संबंधों के स्थान के बारे में भी चर्चा करते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि यदि दो लोग अपनी सहमति से सेक्सुअल संबंध, लैंगिक संबंध या यौन संबंध बनाते हैं तो उसके बारे में पूरे समाज को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और जो वयस्क लोग हैं उनके बीच सहमति से बने सेक्सुअल संबंधों के बारे में हमें इस तरीके से विचार करना चाहिए कि यह दो स्वायत्त लोगों के बीच में अपने जीवन के संबंध में किया गया फैसला है और यह पूरे समाज की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। एक यहाँ महत्वपूर्ण विचार निजी संपत्ति के बारे में कांट का विचार भी है और कांट जो है वो निजी संपत्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हैं और इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार यदि मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु मेरी संपत्ति है तो इससे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मेरी संप्रभुता में एक सकारात्मक पहलू का जुड़ाव होता है और संपत्ति अधिकार का उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानने के विचार का उल्लंघन होता है और साथ ही उसे स्वतंत्र और तार्किक मानने के विचार की भी अवहेलना होती है। तो इस लिहाज से कांट व्यक्ति के निजी संपत्ति के अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और उसकी तरफदारी करते हैं। तो अगर हम कांट के राजनीतिक विचारों को देखें तो हम ये पाएंगे कि ये विचार कुछ अपवादों को छोड़कर, जिनके बारे में आलोचना के संदर्भ में बात करते हुए मैं अपने तर्कों को रखूँगा, तो कुछ आयामों को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर कांट का जो ये विचार है वह एक ऐसे विचार के रूप में सामने आता है जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या निर्णयात्मक अनिवार्यताओं की जो उनकी अवधारणा है उसका विस्तार करता है और उसी का सहारा लेते हुए उसी के आधार पर वे मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं, वे सामाजिक समझौते की बात करते हैं, वे शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं, नागरिक समाज की अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। तो अगर हम कांट के इस दार्शनिक आधार की एक समझ बनाते हैं तो हम उनकी राजनीतिक विचारों की भी समझ बना सकते हैं। कांट के विचार कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स, प्रैक्टिकल रीज़न, इन सारे पहलुओं से गुजरते हैं और एक नैतिक सहजबोध के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब हम इनके राजनीतिक विचारों को देखते हैं, जैसे कि मैंने भी वर्णन किया, तो उसमें कुछ खास तरह की सीमाएं हमारे सामने आती हैं और इन सीमाओं पर विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि कई बार खुद कांट अपने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स या निर्णयात्मक अनिवार्यता के विचार से अलग हट रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम संपत्ति अधिकारों की तरफदारी के बारे में बातचीत करते हैं। मान लीजिए कि एक समाज में हम व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस बात का भी समर्थन करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास
जितनी संपत्ति अर्जित करने की क्षमता है उसे उस संपत्ति को अर्जित करने का और उस संपत्ति को अपने पास रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इससे समाज में निश्चित तौर पर एक असमानता आएगी और यह जो असमानता होगी, उस असमानता के कारण जो विभिन्न समूह होंगे, खासतौर पे जो ऐसे समूह जिनके पास अपना कोई संसाधन नहीं होगा, वो समूह किसी भी तरीके से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। और हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हम निर्णयात्मक अनिवार्यता या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के सूत्रों का पालन करें तो ऐसी स्थिति में असीम संपत्ति या फिर संपत्ति अर्जित करने या उसे रखने की जो पूरी स्वतंत्रता कांट देते हैं, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पर एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वह दूसरे व्यक्तियों को अपनी संपत्ति को बढ़ाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो जिस तरीके से कांट ने व्यक्ति को साध्य मानने की अवधारणा प्रस्तुत की है और उसके बाद वो जिस तरीके से संपत्ति अधिकारों की तरफदारी करते हैं, दोनों के बीच में एक अंतर्विरोध सामने आता है और इस अंतर्विरोध को सुलझाने के लिए कांट कोई साफ या स्पष्ट प्रयास नहीं करते हैं। बाद में नॉजिक ने इनके विचारों का अनुसरण करते हुए जो अपना सैद्धांतिकरण किया उसमें उन्होंने असीम संपत्ति अधिकारों की तरफदारी की। रॉल्स ने अपने लेखन में कुछ हद तक संसाधनों के वितरण की बात की, लेकिन इन दोनों ही रूपों में यह तर्क दिया जा सकता है कि संपत्ति की जो असमानताएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं और इसके कारण से कई आलोचक यह मानते हैं कि जब तक संपत्ति की व्यवस्था का पूर्ण समाजीकरण नहीं होगा और निजी संपत्ति की संस्था को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक एक ऐसी स्थिति बनी रहेगी जहां समाज का एक तबका जो संपत्तिशाली तबका है और वो दूसरे तबके को जो कि संपत्तिहीन तबका है उसका शोषण करेगा या उसे अपने लक्ष्यों के साधन के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो और विशेष रूप से मार्क्सवादी इस तरीके का तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो जो पहली सीमा है कांट के दर्शन की वो यही है कि वो कई तरह के ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं अपने राजनीतिक लेखन में जो दार्शनिक लेखन में उभर कर सामने आए कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के विचारों के अनुरूप नहीं है। दूसरा, वे जब गणतंत्रवादी शासन की बात करते हैं तो नागरिकों के एक बड़े समूह को नागरिक राजनीतिक अधिकारों से, मत देने के अधिकार से बाहर कर देते हैं। यह भी अपने आप में एक अंतर्विरोधी है, क्योंकि अगर हम यह कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्तियों के पास नैतिक चिंतन, नैतिक विचार की क्षमता है, उनके पास नैतिक सहजबोध के अनुसार काम करने की क्षमता है, या उनके साथ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के हिसाब से बर्ताव होना चाहिए, तो फिर अगर हम उन्हें मत देने के अधिकार से, वोट डालने के अधिकार से वंचित करते हैं तो कहीं से भी इसे न्यायोचित या सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों के लिए या अन्य लोगों के साध्य के लिए, अन्य लोगों के लक्ष्य के लिए एक साधन मात्र बन जाएंगे। तो यह भी एक ऐसी कमी है जो कि हम कांट के लेखन के एक कॉन्ट्राडिक्शन या एक अंतर्विरोध के रूप में देख सकते हैं। तीसरे स्तर पर आलोचक यह मानते हैं कि कांट की राजनीति से संबंधित लेखन मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स में राजनीतिक तार्किकता की कोई समीक्षा निहित नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसी बात है जिसके आधार पर वैध राजनीतिक व्यवस्था के विचार के अप्रायोरी सिद्धांत, वैध राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत को अप्रायोरी सिद्धांत पर आधारित माना जा सके। तो कुल मिलाकर जो कांट के लेखन की यह सीमा है उसकी तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो हम मानते हैं कि कांट बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने दार्शनिक लेखन में और अपने राजनीतिक लेखन के बीच एक संतुलन नहीं बना पाए हैं। लेकिन अगर हम समकालीन समय में कांट के लेखन के प्रभाव की बात करें तो हम ये पाएंगे कि उदारवादी लेखन में कांट के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव है। जब हम, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, जब हम समकालीन उदारवाद से संबंधित लेखन को देखते हैं, मिसाल के तौर पर जॉन रॉल्स या फिर रॉबर्ट नॉजी के लेखन को, तो दोनों अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद कांट से प्रभावित होने का दावा करते हैं
और दोनों ही इस बात का खुलकर उल्लेख करते हैं कि वे कांट के लेखन के कई सूत्रों से प्रभावित हैं, विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानने के सूत्र से। और इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कांट का समकालीन राजनीतिक दर्शन, विशेष रूप से उदारवादी राजनीतिक दर्शन पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। और विशेष रूप से अगर हम जॉन रॉल्स के लेखन को देखें तो उसमें जॉन रॉल्स उपयोगितावाद की आलोचना करने के लिए कांट का सहारा लेते हैं, और साथ ही वे सामाजिक समझौते के यंत्र का जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान के पर्दे, और ओरिजिनल पोजीशन या मूल स्थिति के रूप में, वह भी काफ़ी हद तक कांट के लेखन से प्रभावित है। इसके अलावा अगर हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करें, जो सर्वदेशवाद की जो पूरी अवधारणा है जिस पर समकालीन समय में काफ़ी विचार हो रहा है, काफ़ी गहन लेखन हो रहा है, तो उसमें भी कांट एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मौजूद रहते हैं। उनके विचार जो हैं वह ऐसे चिंतकों को या इस बारे में विचार करने वाले लोगों को प्रभावित करती है। अगर हम वैश्विक स्तर की राजनीति पर देखें तो कांट का लेखन एक ऐसी धारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कि बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक चिंतकों और दार्शनिकों को सम्मिलित किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सब कांट के लेखन के बारे में जागरूक थे, उन्होंने उनको पढ़ा था, लेकिन हम बहुत तरह के राजनीतिक एक्टर्स, राजनीतिक कार्यकर्ताओं या राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों में कांट का प्रभाव देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें और महात्मा गांधी के लेखन की बात करें तो काफ़ी साम्यता हम कांट के चिंतन पद्धति और गांधी जी के लेखन में देख सकते हैं। और इसके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है, और कई बार यह एक तुलनात्मक अध्ययन के विषय के रूप में भी मौजूद है कि किस तरीके से कांट ने अलग अलग समय में उभर कर सामने आए चिंतकों या कार्यकर्ताओं के विचारों में को प्रभावित किया। अगर हम सीधे तौर पर ना भी कहें तो उनके विचारों में उनके साथ एक साम्यता दिखती है, और प्रभावित किया इस अर्थ में मैं कहने से रुक रहा हूं, अपने आप को रोक रहा हूं, क्योंकि हर मामले में यह नहीं कहा जा सकता है, खासतौर पे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मामले में, कि वे कांट के लेखन के बारे में जागरूक थे ही। तो लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांट ने अपनी चिंतन पद्धति को आगे बढ़ाया, उसने आधुनिक समाज में और समकालीन समाज के लिए एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके आधार पर व्यक्ति एक गुड लाइफ या उत्तम जीवन की ओर आगे बढ़ सकता है। कांट के बारे में इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले अंक में हम एक अन्य राजनीतिक दार्शनिक के विचारों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।